नमस्कार दोस्तों, आशीष मौर्य रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे है, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में और रियल एग्जांपल्स के साथ में, जिससे आपका स्टॉक इन्वेस्टिंग में कॉन्फिडेंस एकदम ज्यादा बढ़ जाएगा वेल्थ क्रिएशन के लिए। इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद का एनालिसिस करना क्यों चाहिए? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, हमें अपनी खुद की नॉलेज से स्टॉक को पिक करना है, अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म करना है अपने लॉजिक से कि वो कंपनी कैसी है। अगर हम ऐसा करते तो ही हम एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट कर सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम बिना कोई रिसर्च के स्टॉक्स खरीद तो सकते, लेकिन हम ट्रू इन्वेस्टर नहीं बन सकते। हम छोटे मोटे प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते, लेकिन उससे हम एक्चुअली में वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे और ना ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो अब हम ये समझते कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो इसमें हम बिजनेस की बेसिक चीजों को एनालाइज करते हैं, और जब आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारा खेल बेसिक कॉमन सेंस का है, जो मैक्सिमम लोग यूज नहीं करते। तो इस एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या वो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसका स्टॉक का प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए वो मैटर नहीं करता है, स्टॉक प्राइस वापस नीचे आएगा ही, क्योंकि बिजनेस का मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना। तो उसके बाद हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो बिजनेस आगे जाके और प्रॉफिट अर्न कर पाएगा या नहीं। अगर ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा तो कितना स्पीड में। फिर हम ये पता लगाते कि उस कंपनी के बंद होने के चांसेस कितने, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो गई तो सारा पैसा डूब सकता है। फिर हमें ये पता लगाना है कि वो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है और क्या वो ग्रोथ के बारे में प्लान कर रहे हैं या नहीं। फिर वो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कितने हैं और कंपनी उससे कैसे हैंडल करती है, वगैरह वगैरह। और फाइनली वो कंपनी को हम खरीदने वाले तो क्या वो सस्ते में बिक रही है या महंगे में। तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से। तो उसके लिए हम टिकर टेप यूज करेंगे, क्योंकि ये एक टूल से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी। अब लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम कैसे अच्छे स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें कौन से सेक्टर के स्टॉक पिक करना चाहिए और कौन सा सेक्टर अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो इनका लिंक यहाँ ऊपर है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लास्ट वीडियो में हमने ये 3 कंपनी फिल्टर की थी, तो इसमें से हम ब्रिटानिया को पहले स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके शेयर प्राइस को बिल्कुल नहीं देखेंगे और ना ही इसके पीई रेशियो को, क्योंकि ये प्राइस का डिस्कशन बाद में होता है। पहले हम कोई भी प्रोडक्ट की या इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग ना हो और सिर्फ उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। ऐसा स्टॉक मार्केट में अक्सर होता रहता है। इसका मैं आप लोगों को एक रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अडानी ग्रीन लिखते और हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे ये इनकम स्टेटमेंट दिख रहा है। अब सबसे पहले हम ये समझते कि ये इनकम स्टेटमेंट होता क्या है। तो बेसिकली ये इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम इंडियंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, ये हमें ये चीज बताता है कि कंपनी ने एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया, और अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो उसका लॉस कितने का हुआ। ये स्टेटमेंट उसका एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन देता है। इसके टॉप में रेवेन्यू होता है, मतलब जो पैसा कंपनी ने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच के। इसको हम टॉप लाइन भी कहते हैं, क्योंकि हमें इसमें से अभी बहुत सारे खर्चे माइनस करने हैं। जैसे हम यहाँ पे सी कॉस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स होते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी होती है, और ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कंपनी अपने रेवेन्यू से माइनस करती है। और फाइनली नीचे नेट इनकम आता है, जो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कंपनी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2016 में ये कंपनी का रेवेन्यू 0 था, यानी 1 रुपए का भी माल नहीं बेचा, और इसीलिए इनका नेट लॉस हुआ। ये माइनस साइन आप देख सकते हो, क्योंकि खर्चे तो हो गई, कंपनी स्टार्ट हो गई है। और अगर हम 2020 का रिजल्ट चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ गया, मतलब इन्होंने कस्टमर से पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दिए, लेकिन कंपनी का नेट इनकम फिर भी माइनस में ही है, क्योंकि कंपनी का पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से अभी लोन का इंटरेस्ट और गवर्नमेंट का टैक्स भरना बाकी है। तो ये पीबीआईटी 944 करोड़ का था, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद -49 करोड़ का हो गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी फिलहाल कर्जे में डूबी है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 6/1 का है, और ऐसी हाई डेट वाली कंपनीज ज्यादा रिस्की होती है। इनके बैंकरप्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। जो आप यहाँ देख सकते हो, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इसका हाई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी तो लॉस पे लॉस रिपोर्ट करती जा रही है, लेकिन उसके स्टॉक का प्राइस 50 रुपए से 1000 रुपए की भी ऊपर चला गया? तो दोस्तों इसका आंसर काफी सिंपल है, वो है सेंटीमेंट्स। मैंने इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, जहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है
कि इनका 2030 तक का गोल क्या है और वो कैसे अचीव करने वाले हैं, जिसको अभी भी 10 साल बाकी है। और इसीलिए मुझे ऐसा फील होता है कि ये स्टॉक क्रैश हो सकता है। ये कब होगा हमें ये नहीं पता। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इसका भी मैं आप लोगों को एक सिंपल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्योंकि कंपनी का प्राइस पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी अर्निंग्स का कुछ अता पता है ही नहीं। अगर इस कंपनी की अर्निंग्स ग्रो होती भी है तो हमें पता है कि वो रातों रात ग्रो नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ने खुद बोला है कि वो 2030 का टारगेट लेके चल रही है और इनके ऐसे बहुत लंबे लंबे प्लान्स है। तो कितने ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो इस स्टॉक को 10 साल तक होल्ड करके रखेंगे? क्योंकि जिन्होंने इसमें रिसेंटली इन्वेस्ट किया है इतने महंगे प्राइस पे, आई एम 99% श्योर कि मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ इसके प्राइस को बढ़ता हुआ देख के और उसके नाम के आगे ग्रीन लगा हुआ है वो देख के इन्वेस्ट किया होगा। वरना कोई भी ट्रू इन्वेस्टर जो एक्चुअली में 10 साल तक स्टॉक्स होल्ड करता है वो ऐसे स्टॉक्स कभी लेगा ही नहीं। क्योंकि वॉरेन बफे ऐसी कंपनीज के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट यूज करते हैं, वो ये है कि आई डोंट लुक टू जंप ओवर 7 फुट बार्स, आई लुक अराउंड फॉर 1 फुट बार्स दैट आई कैन स्टेप ओवर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई ये कह दे कि मार्स में यानी पड़ोस के प्लेनेट में 2030 में इलॉन मस्क लोगों को लेके जाएगा और वहां बिल्डिंग बनेगी तो आप वहां पे जमीन खरीद सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसको हम 7 फुट बार्स पे जंप करना कहेंगे। मतलब ये इतनी बड़ी दीवार है जो इसको आप जंप करने के चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि हमें पता नहीं ये चीज एक्चुअली में होगी या नहीं होगी। और हमें नहीं पता, इसी को सबसे बड़ा रिस्क कहते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन जब आपके घर के बाजू वाली बिल्डिंग में फ्लैट्स बिक रहे हैं और आप उसी में से एक अच्छा फ्लैट ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इतना दूर मार्स में जाने की जरूरत ही क्या है? तो ये बाजू वाली बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने को हम 1 फुट बार्स में स्टेप करना कहेंगे। क्योंकि 10 साल में एक स्टॉक मार्केट करेक्शन या एक रिसेशन तो आता ही है और उसमें आपको ये अच्छी कंपनीज ही खुद सस्ते में मिल जाएगी। तो इसीलिए जो न्यू इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है वो इस स्टॉक को इतना लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसे इन्वेस्टर्स का इनकी कंपनीज में ट्रस्ट बहुत वीक होता है। सिर्फ एक बैड न्यूज आने की देरी होती है और ये सारे लाइन में लग जाएंगे अपने स्टॉक को बेचने के लिए, और उसी को हम स्टॉक बबल कहते हैं, जो एक बैड न्यूज की वजह से बर्स्ट होता है। इसीलिए आज से ऑलमोस्ट 80 साल पहले बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही थी, वो ये कि यू आर नीदर राइट नॉर रॉन्ग बिकॉज द क्राउड अग्रीज और डिसअग्री विथ यू, यू आर राइट बिकॉज योर डेटा एंड रीजनिंग इज राइट। क्योंकि अगर आप क्राउड के पीछे भागोगे तो आपके साथ वही होगा जो क्राउड के साथ होता है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट इतना बदनाम है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ कंपनी का नाम, उसके पास्ट रिटर्न को देख के इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक एनुअल रिपोर्ट ओपन कर दोगे तो आप 90% इन्वेस्टर्स से बहुत आगे निकल जाओगे। तो इसीलिए हमें ऐसी कंपनीज पिक करनी चाहिए जिसमें हमारी अपनी खुद की रिसर्च हो, आंख बंद करके क्राउड के पीछे भागना नहीं है। और आप लोगों को मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो एकेडमिक फाइनेंस की दुनिया में ऐसे स्टॉक को लो रिस्क स्टॉक बोला जाता है, जबकि हमें पता है कि ये स्टॉक अब बहुत ज्यादा रिस्की है। इसीलिए मैंने एक वीडियो में कहा था कि एकेडमिक फाइनेंस के रिस्क के कॉन्सेप्ट से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। और वॉरेन बफे भी एकेडमिक फाइनेंस की पोर्टफोलियो थ्योरी को नॉनसेंस कहते हैं, जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये दूसरी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जिसका हमारे पास एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, कंपनी के एचआर हमेशा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ढूंढते हैं। तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल्स पे क्लिक करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी है, जिसको हम कंपनी की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी 1982 में नहीं 1892 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में यानी आज से ऑलमोस्ट 103 साल पहले ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। मतलब इसका आईपीओ आज से 100 साल पहले आया था। तो 2012 में ये कंपनी का रेवेन्यू था 5.5 थाउजेंड करोड़। मतलब उस साल इतने रुपए की इन्होंने बिस्किट्स बेची, जो अगले 8 साल में ग्रो होके 11.8 थाउजेंड करोड़ की हो गई। तो इनका रेवेन्यू पिछले 8 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने % के रेट से ग्रो हुआ है। उसके लिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड कर लेता हूँ जिससे हमको इसका एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स 10% के रेट से ग्रो हुआ है, लेकिन इसका प्रॉफिट 27% के रेट से ग्रो हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अपना सेल्स तो बढ़ा रही है, लेकिन साथ में कॉस्ट कटिंग भी कर रही है, जिससे वो अपना बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पा रही है। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंपनी 2 चीजें कर सकती है, या तो वो ज्यादा माल बेच सकती है, मतलब रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है, या फिर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकती है, यानी कॉस्ट कटिंग करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती है।
लेकिन ये कंपनी ये दोनों चीज कर रही है और ये चीज आपको हर एक अच्छी कंपनीज में देखने मिलेगा। और इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे सामने ही मेंशन किया है ग्रीन इंडिकेटर देके कि ये कंपनी का रेवेन्यू इंडस्ट्री के रेवेन्यू से ज्यादा स्पीड में ग्रो हो रहा है। और क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट इफिशिएंट है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इनका नेट इनकम रेवेन्यू से ज्यादा स्पीड में ग्रो हो रहा था, तो वो भी यहाँ पे लिखा है। और ये तीसरा इंडिकेटर मार्केट शेयर का है और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि मान लो अगर पूरे इंडिया में पूरे साल में 100 रुपए की बिस्किट्स बिकती है तो उसमें से ब्रिटानिया ने कितने रुपए की बिस्किट बेची। तो अगर उस 100 रुपए में से 22 रुपए का सेल ब्रिटानिया का हुआ और उसके कॉम्पिटिटर का यानी पार्ले जी का 26 रुपए का सेल हुआ, तो ब्रिटानिया का मार्केट शेयर हुआ 22% का। तो मार्केट शेयर इंक्रीज होना मतलब ये है कि अब कस्टमर्स इनके कॉम्पिटिटर्स की बिस्किट्स को छोड़ के इनकी बिस्किट्स खरीद रही है और इसीलिए इंडस्ट्री से ज्यादा स्पीड में इनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, जो इन्होंने यहाँ पे सामने लिखा है, जिसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। अ हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ रिप्रेजेंट्स इंक्रीज्ड पोटेंशियल फॉर द कंपनी टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। ये वही चीज है जो मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाई। और इसका मार्केट शेयर इंक्रीज क्यों हुआ है, इसका भी एक बहुत ही सिंपल रीजन है। वो ये कि पार्ले जी बिस्किट अब थोड़ी ओल्ड स्कूल हो गई है। हम इंडियंस अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, लोग अच्छे होटल से खाना ऑर्डर करते हैं, फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो प्रीमियम चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये गुड डे बिस्किट जो इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो बिस्किट सेगमेंट में पार्ले जी के मुकाबले एक प्रीमियम वर्जन लगता है। क्योंकि मेहमानों के सामने आप ये गुड डे बिस्किट्स रख सकते हो, लेकिन पार्ले जी तो आजकल हम लोग खुद भी नहीं खाते। और अगर हम इनकी एनुअल रिपोर्ट ओपन करेंगे, जो हम यहाँ पे क्लिक करके इजीली ओपन कर सकते हैं, और हम मार्केट शेयर सर्च करते हैं, तो मैनेजमेंट ने इसे 5 जगह मेंशन किया है कि इनका जो मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है वो इनका एक डेलिब्रेट एफर्ट था, ये अपने आप नहीं हुआ है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, डिस्पाइट द चैलेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, योर कंपनी was able to increase its market share and improve profitability through innovations, cost efficiency programs and expansion in distribution। ये सब वही चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को एनालाइज करके पहले बता दी, और आने वाले वीडियोस में हम इसके फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करेंगे। और जब हम बात करते हैं डिविडेंड्स की, तो ये कंपनी ने काफी सालों से बिना रुके कंटिन्यूसली डिविडेंड्स पे किया है, जिसको हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। ब्रिटानिया हैज इंक्रीज्ड डिविडेंड्स कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 5 years। मतलब सिर्फ डिविडेंड्स कंटिन्यूसली पे नहीं किया है, बल्कि इंक्रीज भी किया है। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये कंपनी ने लास्ट ईयर का डिविडेंड अप्रैल और अगस्त में पे किया था। ये वही टाइम था जब सारी कंपनीज के स्टॉक का प्राइस क्रैश हो रहा था कोरोना के डर से। इसीलिए जब आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा छापने की मशीन होती है। उसके स्टॉक प्राइस के फ्लक्चुएशन से आपको कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं कि उन कंपनीज का स्टॉक प्राइस कहाँ जा रहा है, बेयर मार्केट चल रहा है या बुल मार्केट, क्योंकि अच्छी कंपनीज कंटिन्यूसली पैसा कमाते रहती है हर एक मार्केट कंडीशन में, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स अपनी जगह बढ़ते रहते हैं और वो अपने डिविडेंड्स टाइम पे पे करती रहती है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना, इन दोनों कंपनीज में से यानी अडानी ग्रीन और ब्रिटानिया में से कौन सी कंपनी में आपको परमानेंट कैपिटल लॉस का चांस लगता है। मतलब कौन सी कंपनी में आपको पूरे पैसे डूबने का चांस लगता है और कौन सी कंपनी में आप एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आंसर काफी सिंपल होगा, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो और आपने ये वीडियो भी पूरा देख लिया है। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि एक्चुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट होता क्या है। और क्योंकि ये क्वालिटी कंपनी है तो बहुत लोगों को इसका स्टॉक का प्राइस थोड़ा महंगा लगता होगा, लेकिन क्या ये सच में महंगा है, इसको हम फ्यूचर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। टिकर टिप्स से स्टॉक को एनालाइज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और स्टॉक्स खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन से स्टॉक का एनालिसिस अपने फ्यूचर वीडियोस में करूं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।